गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। सो आज बहुत छोटे से टॉपिक्स हैं, आपको आई थिंक हार्डली 15-20 मिनट्स लगेंगे पूरा टॉपिक्स को कवर करने में। तो जस्ट जल्दी 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 से आप एक्सप्लेनेशन सुन लो। आपको आज सैटरडे आपका जो है वो कम टाइम लूँगा मैं आपका, ठीक है। सो पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है रामना काली टेम्पल। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो हैं उनको आपको पता है कि वो बांग्लादेश विजिट कर रहे हैं अभी। तो उन्होंने इस फेमस हिंदू श्राइन को वहाँ पर इनाग्रेट किया है। तो ये एक बहुत फेमस टेम्पल है ढाका में। और ये टेम्पल जो है वो ऑपरेशन सर्च लाइट जब पाकिस्तान आर्मी ने 1971 में लॉन्च किया था और वो वहाँ के लोगों के ऊपर शेलिंग कर रहे थे, बहुत से लोग उसमें मरे थे। तो इस टेम्पल के ऊपर भी शेलिंग हुई थी और इस टेम्पल के कॉम्प्लेक्स को और इस टेम्पल में बहुत सारे जो लोग रह रहे थे उन सबको भी उन लोगों को भी मार दिया था पाकिस्तान आर्मी ने, ठीक है। तो ये टेम्पल भी डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के साथ मिलकर इस टेम्पल को दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया, रेनोवेट किया। और ये अब जो है इस टेम्पल को जो है वो 50 साल के बाद जो है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है इंडिया ने रादर मतलब एक तरह से इस टेम्पल को इनाग्रेट किया है, ठीक है। तो एक तरह से ये पाकिस्तान को मैसेज है कि हमने दोबारा वो कंट्री को खड़ा कर दिया है जिसको आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। सो ये रामना काली टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 50 साल के बाद जाकर इसको इनाग्रेट किया है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा ऑपरेशन सर्च लाइट इसमें क्या है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा किस चीज़ से रिलेटेड है। तो एनीवेज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कोल्ड वेव। सो सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि जो लोग नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो वो आने वाले 1-2 दिन जो हैं वो थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि आईएमडी जो है उन्होंने येलो अलर्ट इशू किया है और कोल्ड वेव बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव है यहाँ पर इस टाइम पर। और नॉर्थ इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो थोड़ा घर पर ही रहें, थोड़ा ध्यान रखें अपनी सेहत का भी, ठीक है। सो कोल्ड वेव जो है तो आपको पता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। और बोला है कि मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाए, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि रात को पहुंच रहे हैं 2 से 4 डिग्री के बीच में ही पहुंच रहे हैं टेम्परेचर्स, बहुत ठंड हो रही है ऊपर जो है नॉर्थ इंडिया में। तो ये कोल्ड वेव होती क्या है, कोल्ड वेव कौन डिक्लेयर करता है, तो आपको पता ही है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो ये कोल्ड वेव को डिक्लेयर करता है। तो कोल्ड वेव कब डिक्लेयर की जाती है, कोई क्राइटेरिया है इसका या नहीं, ठीक है। तो क्राइटेरिया यस डिफाइंड है। अगर मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे जाता है प्लस, ठीक है, ये एक अकेली कंडीशन नहीं है। एक तो प्लेन एरिया में, हिल्स में नहीं, प्लेन एरिया में मिनिमम टेम्परेचर 10 से नीचे जाना चाहिए, प्लस जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उन दिनों का उससे 4.5 से लेके 6.5 डिग्री के आसपास कम होना चाहिए वो टेम्परेचर। मतलब अगर नॉर्मली आप सोचो, जो नॉर्मल टेम्परेचर समझ लो आज 18 दिसंबर को नॉर्मल टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो तो अगर उस दिन आज के दिन 18 दिसंबर को अगर टेम्परेचर आज समझ लो 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो इसका मतलब 4.5 से 6.5 डिग्री रादर उससे भी ज़्यादा कम हो गया है और 10 डिग्री से भी कम है। तब जो है गवर्नमेंट का जो आपका आईएमडी है ये डिक्लेयर कर देगा कि हाँ कोल्ड वेव आ चुकी है, ठीक है। और एक और कंडीशन है, ठीक है, या तो ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि 10 डिग्री से कम और नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 से 6.5 डिग्री कम होना चाहिए तब जो है कोल्ड वेव डिक्लेयर की जाती है प्लेन्स में। या फिर अगर 4 डिग्री से टेम्परेचर कितना भी नीचे गया है उसमें भी हम जो है प्लेन्स में कोल्ड वेव को डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। अब हिली रीजन के लिए अलग क्राइटेरिया है। हिली रीजन के लिए क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम टेम्परेचर 0 या 0 से नीचे जाएगा तो उसको हम कोल्ड वेव डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और मिनिमम टेम्परेचर भी जो है वो 4.5 से 6.5 डिग्री जो है आपका बिलो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, हर 5 दिन का हम टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं और पिछले 30 साल का हम ऐसे टेम्परेचर देखते हैं। तो हम जो पिछले 30 साल का हमने टेम्परेचर देखा है कि इतना, हाँ इन 5 दिनों में इतना लगभग टेम्परेचर रहता है पिछले 30 सालों से, उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो ये कोल्ड वेव्स क्यों होती हैं, तो जनरली आपको पता है मिड दिसंबर से लेके एंड ऑफ फरवरी में जो है नॉर्थ इंडिया में खासकर ये कोल्ड वेव की सिचुएशन आ जाती है क्योंकि ये एक वेदर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, विंड पैटर्न्स पे डिपेंड करता है। आपके यूरोप और वेस्ट एशिया से आपको पता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसीज आती हैं जो कि यहाँ पर जो है नॉर्थ इंडिया में, उसी वजह से जो है रेनफॉल भी होता है, जो है विंटर रेनफॉल भी होता है। और क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ कोल्ड मासेस, कोल्ड एयर मासेस भी जो हैं, अगर वो जो आपके ऊपर जेट स्ट्रीम्स चल रही हैं अगर वो उसको नीचे धकेल देती हैं, आपको पता है ना कि हमारे जो जेट स्ट्रीम है यहाँ पर सर्दियों में चलती है एक,
ठीक है, तो आपके ऊपर से, जिसको आप SWCZ कहते हो, आप इस आई डोंट नो कि इसका मुझे कांट रिकॉल कि क्या है इसकी फुल फॉर्म, बट शायद साउथ वेस्टर्ली विंड होती है वो अगर जेट स्ट्रीम चल रही है, साउथ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चल रही है, तो वो जो है आपको पता है तिब्बतन पेनिनसुला से होकर जो है वो गर्मियों में तिब्बतन पेनिनसुला के आसपास होती है, लेकिन सर्दियों में वो नीचे आ जाती है, हिमालयस के पास आ जाती है। तो जब वो हिमालयस के पास आ जाती है तो वो कोल्ड एयर मासेस को नीचे पुश कर देती है। जब वो नीचे पुश कर देती है तो ये स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स हैं, यही जो है ये आपके जो है ठंड जो है ज़्यादा ठंड कर देती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कोल्ड एयर मास जो है वो आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव होने लगता है, और जो है मतलब उस ऑफ कोर्स ये हिमालयस के जो है साउथ ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में मूव होने लगता है, और इस पूरे एरिया में जो है ज़्यादा ठंडक बढ़ जाती है, ठीक है। इसी की वजह से कोल्ड वेव्स आती हैं। तो इस बार ये कोल्ड वेव का क्या रीज़न है, तो इस बार जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रीज़न है। अभी पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन चल रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रही है, जो कि मेडिटेरेनियन रीजन से ओरिजिनेट होती है, आपको पता ही है ये तो, ठीक है। और वो उसी की वजह से विंटर रेनफॉल भी होती है। तो आपके जो हिली रीजन्स है वहाँ पर स्नोफॉल भी हो रहा है इसी की वजह से, और वो स्नोफॉल की जो विंड्स हैं वो आपके जो है नॉर्थ को जो है पूरे ठंडे जो है वो हवाएं जो है वो आपको देख रहे होगे कि बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। वो यही रीज़न है उसका कि जो स्नोफॉल हो रहा है उसकी जो विंड्स हैं वो आपके यहाँ पर, और कोल्ड एयर मास भी नीचे आ गया है, उसकी वजह से यहाँ पर एक कोल्ड वेव की सिचुएशन बन गई है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है हमेशा हर साल अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कोल्ड वेव के क्या रीजंस हैं इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, तो आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सबसे पहले लिखोगे। उसके बाद आप ये जेट स्ट्रीम्स का एग्जाम्पल दोगे, फिर उसके बाद आप ये एग्जाम्पल दोगे कि कोल्ड जो है नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जो होती हैं ये आपके यहाँ पर चलती हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और जो आपकी जो है ये जेट स्ट्रीम्स हैं ऑफ कोर्स ये आपके कोल्ड एयर मासेस को नीचे पुश कर देती हैं। तो ये सारे रीजंस आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आईएमडी ने कुछ और भी वार्निंग्स दी हैं। उन्होंने बोला है कि कुछ कि क्या करना चाहिए लोगों को ऐसी सिचुएशन में जब कोल्ड वेव चल रही हो, तो क्या कैसे बचा जा सकता है उससे। तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि आपका फोकस होना चाहिए कि आपको अपनी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जब बहुत ठंड होती है तो लोग अल्कोहल का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये रीज़न भी बताते हैं आपको कि क्यों गलती होती है वो। तो पहले तो आईएमडी ने बोला है कि आपको अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ के ऊपर लिमिट लगानी है, बिना किसी वजह के बाहर मत घूमो। विटामिन सी रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ, वार्म फ्लूइड्स लो, और अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखो, वरना आपको पता है फ्लू जैसी जो है सिचुएशन आ जाएगी अगर आप कोल्ड वेव का आप शिकार हो गए, फ्लू हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन से बचने के लिए आपको अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना है। अब आपको रीज़न बताते हैं कि अल्कोहल क्यों जो है वो आपकी बॉडी के लिए जो है वो सही नहीं होती है कोल्ड वेव का टाइम पर, ठीक है। अब हाइपोथर्मिया ऐसी कंडीशन होती है कि जितनी आपकी बॉडी हीट बना रही है उससे ज़्यादा वो हीट लूज़ कर रही है, तो मतलब आपकी बॉडी ठंडी हो रही है, ठीक है। तो हमारी जो अल्कोहल होती है, अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल आपको साइकोलॉजिकल तौर पर आपको ये एहसास नहीं दिला पाती कि आपकी बॉडी जो है वो ठंडी हो चुकी है, ठीक है। तो पर्सन की एबिलिटी टू कर टू करेक्टिवली थिंक कि वो कितनी उसकी बॉडी ठंडी है वो ख़त्म हो जाती है। अल्कोहल की वजह से आपको लगता है कि आपकी बॉडी गर्म है, आपको क्योंकि आप परसीव नहीं कर पा रहे हो, आप सोच नहीं पा रहे हो, बट आपको लगता है कि आपकी बॉडी ठंडी, आपकी बॉडी जो है वो गर्म है, लेकिन आपकी बॉडी हाइपोथर्मिया में मूव हो रही होती है, क्योंकि आपकी एक तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो चुकी होती है अल्कोहल की वजह से, ठीक है। आपकी बॉडी हाइपोथर्मिया के कंडीशन में जा रही होती है और आपको पता भी नहीं होता, आप जो है उसके लिए करेक्टिव मेजर्स भी नहीं लेते। उस इसी वजह से जो है आपकी जो है कई लोगों की उसमें डेथ भी हो जाती है, ठीक है, जो लोग अल्कोहल का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक मिथ है, याद रखना, कभी भी आपसे कोई पूछे तो अब ये बताना पड़ेगा आपको कि बहुत बड़ा मिथ है कि अल्कोहल से जो है कोल्ड वेव या ठंड में बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक सिर्फ आपको मेंटल एक तरह से एक साइकोलॉजिकल आपको जो है या बिहेव साइकोलॉजिकल आपको सिर्फ राहत मिलती है उससे, बट रियलिटी में आपकी बॉडी जो है वो हाइपोथर्मिया की स्टेज में जा रही होती है और आपकी बॉडी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपके ब्रेन आपके साइकोलॉजी को जो है वो अल्कोहल जो है वो कैप्चर कर लेता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है WTO के पैनल ऑफ शुगर रिपोर्ट अगेंस्ट इंडिया। तो WTO ने एक पैनल सेटअप किया है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में, क्योंकि इंडिया के खिलाफ एक रूलिंग आई है, क्योंकि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला जो है उन्होंने इंडिया के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि इंडिया अपने शुगर केन और शुगर प्रोड्यूसर्स को जो है वो जो है
सब्सिडीज़ देता है जो कि इनकंसिस्टेंट हैं विद डब्ल्यूटीओ के जो है वो प्रोविजंस, ठीक है। तो अब डब्ल्यूटीओ के प्रोविजंस आपको पता है कि ये कहते हैं कि आप जो है अब एनुअल डोमेस्टिक जो सपोर्ट है अपने जो है शुगर केन या फिर आप किसी भी क्रॉप का जो है वो आप 10% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ दैट दैट पर्टिकुलर क्रॉप उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला ये कह रहे हैं कि इंडिया जो सपोर्ट दे रहा है शुगर केन प्रोड्यूसर्स को और शुगर प्रोड्यूसर्स को, वो 10% से बहुत ज़्यादा है। और ये एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ भी दे रहा है इंडिया, ठीक है। तो जो कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ भी अलाउ नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने इंडिया के खिलाफ वहाँ पर कंप्लेंट की है। और ये भी बोला है कि इंडिया ने 1995 1996 और के बाद से कितना वो एनुअल डोमेस्टिक सपोर्ट देता आ रहा है उसको कभी नोटिफाई ही नहीं किया है डब्ल्यूटीओ को, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का कहना है। और ऑस्ट्रेलिया ने ये भी बोला है कि 2009-10 के बाद इंडिया ने कितनी एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ दी अपने शुगर केन फार्मर्स को या शुगर केन प्रोड्यूसर्स को, ये भी उन्होंने इंडिया ने डब्ल्यूटीओ को नोटिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो ये एक तरह से इसीलिए वजह से हमारे खिलाफ कंप्लेंट गई है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एल्गो ट्रेडिंग। तो आपके सेबी जो है उन्होंने ये बोला है कि जो लोग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं जो स्टॉक ब्रोकर्स, उनको हम एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो उनके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल आपके ब्रोकर्स होते हैं उनसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। तो पहले तो ये देखते हैं एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है। एल्गो ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग। अब उसमें होता क्या है कि जो आपके ब्रोकर हैं, ठीक है, जो ब्रोकर जो आपके आपके बिहाफ पर जो है शेयर्स को परचेज और सेल करता है, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया होता है, एक समझ लो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें उस ब्रोकर को कुछ नहीं करना पड़ रहा। कंप्यूटर में उन्होंने कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि जब शेयर का प्राइस इतना आ जाएगा तो आपको उसी टाइम जो है उसको इतने परचेज कर लेने हैं या फिर इतने सेल कर देने हैं। तो मतलब ब्रोकर की जो है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो डिले नहीं हो सकता। और शेयर ट्रेडिंग तो आपको पता है कि ऐसी चीज़ है कि जिसमें एक स्प्लिट सेकंड का भी फ़र्क जो है वो आपके लिए ह्यूज गेन्स जो है वो जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल मॉडल्स का कुछ यूज़ करते हुए एल्गोरिदमिक मॉडल्स का कुछ यूज़ करते हुए एल्गो ट्रेडिंग की जाती है जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होती है। और जो इन्वेस्टर की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है इसमें रादर, और ब्रोकर ने जिसने सिस्टम लगाया हुआ है एल्गो ट्रेडिंग का उसकी भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट उतनी नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम है वो क्विकली देखेगा कि लाइव स्टॉक प्राइसेस रियल टाइम बेसिस पर कि कब वो इस कॉस्ट पे आया। तो और जो है कुछ क्राइटेरिया वो अगर मेट कर गया, जो भी क्राइटेरिया ब्रोकर ने डाला है इन्वेस्टर के कहने पर, उस क्राइटेरिया को मेट करते ही वो परचेज कर लेगा जितने भी स्टॉक्स उन्होंने जो है आपके इन्वेस्टर ने कहा होगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि ट्रेडर को हमेशा सारा टाइम टीवी पर ये नहीं देखना पड़ता, मॉनिटर नहीं करना पड़ता कि स्टॉक प्राइसेस क्या चल रहे हैं। ये एल्गोरिदम्स जो हैं जो आपके जो आपका ऑटोमेटेड सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली परचेज और सेल करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक ह्यूमन जो है, अगर एक ह्यूमन ऐसे स्टॉक प्राइसेस पर नज़र रख के उसको परचेज या सेल कर रहा है तो ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा स्पीड पर ये एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग चलेगी। तो इसीलिए जो है सेबी ने ये बोला है कि जो लोग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब ऑटोमेटेड सिस्टम्स का यूज़ कर रहे हैं स्टॉक ब्रोकर्स, उनको हम एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग की जो है वो कैटेगरी में डालना चाहते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये लोग जो हैं जो ऐसे ब्रोकर्स हैं वो इस चीज़ को अगेंस्ट जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इसका सिस्टम्स का यूज़ कर रहे हैं। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग इंडिया ने 2008 में इंट्रोड्यूस की थी। और एल्गो ट्रेडर्स जो होते हैं उनके ऊपर कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सेबी की, ठीक है। तो जो आपके ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूज़ करने वाले स्टॉक ब्रोकर्स हैं उन्हें डर लग रहा है कि अगर उनको एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के लिए डाल दिया तो उनके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है गोवा लिबरेशन डे। तो अभी पीएम मोदी जो है वो 19 दिसंबर को गोवा जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर गोवा लिबरेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाने वाला है। तो हर साल दिसंबर 19 को ये सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है इंडियन फोर्सेस ने गोवा को फ्री किया था पोर्चुगीज़ रूल से 450 साल बाद, ठीक है। तो पोर्चुगीज़ जो है आपको पता है इंडिया में 1510 से जो है वो इंडिया में बैठे थे। गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और अंजदिवा आइलैंड। अंजदिवा आइलैंड कहाँ पर है वो कर्नाटका के थोड़ी पास अरेबियन सी में, लेकिन वो गोवा की टेरिटरी है, ठीक है।
तो गोवा लिबरेशन मूवमेंट क्या थी? तो गोवा को पोर्चुगीज़ रूल से एंड करना जो थी वो ही गोवा लिबरेशन मूवमेंट। तो 1947 के बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ तो गोवा को पोर्चुगीज़ ने फिर भी नहीं छोड़ा। तो इंडिया ने बहुत सारा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किया, बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करने की कोशिश की कि बस आप जाओ यहाँ से, हम इंडिया में गोवा को अमेलगमेट करना चाहते हैं। लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तो इंडिया ने मिलिट्री इंटरवेंशन का फैसला लिया और सिर्फ 36 घंटे के अंदर ये ऑपरेशन विजय जो है उसके अंदर जो है इंडिया ने पूरे गोवा को और जो सारी टेरिटरीज़ को उसको कैप्चर कर लिया, क्योंकि जो है पोर्चुगीज़ जो थे वो बिना कुछ लड़े, बिना कुछ जो है लिटल रेजिस्टेंस के में ही वो वहाँ से भाग गए। ठीक है, तो वो जो जाते हुए जो गवर्नर जनरल थे वहाँ पर, मैनुअल एंटोनियो वसाला ए सिल्वा, उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ सरेंडर साइन किया, इंडिया को जो है गोवा दिया और वो वहाँ से चले गए। ठीक है, तो वहाँ पर एक वॉर मेमोरियल भी बनाया गया है इंडियन नेवल शिप गुमांतक में, और जो 7 सेलर्स थे या पर्सोनल थे इंडियन नेवी के जिनकी इसमें जान चली गई थी ऑपरेशन विजय में, उनको वहाँ पर हर साल ट्रिब्यूट भी पे किया जाता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Ramna Kali Temple. So President Ramnath Kovind has recently inaugurated this Hindu shrine, namely Ramna Kali Temple, which was destroyed by Pakistani forces during the war of 1971. So it is a very famous temple. It is a famous landmark of Dhaka also, and it was targeted by Pakistani army forces during their Operation Searchlight, during which they target political opposition and religious minorities of East Pakistan. And this temple was destroyed in shelling, and many men and women who were residing in nearby this temple were killed. So India supported the renovation and conservation of this temple with the help of government of Bangladesh. And after 50 years now, India has recently given this temple to Bangladesh after President Ramnath Kovind's inauguration. Okay, so now let us the next topic, which is cold wave. So like I was telling you earlier that yellow warning has been issued by Indian Meteorological Department. So you all people who are living in North India, they must exercise caution, because the temperatures are going to fall drastically for the next 1 or 2 days, or rather 48 to 72 hours. So you must take precaution. Do not venture outside your home without any purpose. So just focus on your studies, take rest at home, and do not go outside, because otherwise you may catch cold, or you may catch flu, or you may get a fever, and you will waste an entire week or so with that particular disease. Okay, so just take precaution. See the advisory of IMD also. Okay, so what is a cold wave? Is there any criteria for a cold wave? So yes, IMD has made some certain criterias when it declares this cold wave. So when the minimum temperatures is equal to or less than 10 degrees at any weather station in the plains, so this is basically for the plain areas. Okay, so this criteria is for plain areas. Temperature should be below or equal to 10 degrees. Okay, plus the temperature, whatever the temperature below 10 degrees is, that temperature should be 4.5 degrees to 6.4 degrees below the normal temperature. And what is this normal temperature? How is normal temperature calculated? So it is basically average temperature which is calculated for every 5 days over the past 30 years. So that is basically normal temperature. Okay, or after there is one criteria of 10 degrees, and this minimum temperature, minimum normal temperature, and there is one another criteria which is open, which is just a single criteria, in which if the temperature on plains or plain areas, if the temperature in plain areas reduces below 4 degrees Celsius, in that case also the cold wave is declared by IMD. Okay, so these two criterias are basically for plain areas. But for hilly regions, there is another criteria. Minimum temperature must be less than or equal to 0 degrees Celsius, and plus, that means plus. So plus, the minimum temperature is 4.5 degrees to 6.4 degrees below the normal. That is the same as for plain areas. Okay, but in this case, minimum temperature must be 0 degree or less. Okay, so this normal temperature, like I've told you, it is calculated for every 5 days by taking the average temperature for these
particular days over the past 30 years. So why do cold waves occur? So you know that these cold waves occur during this mid December to end of February period. So it is dependent on weather systems, wind patterns from the middle latitudes, and that is from Europe and West Asia, because you know that there is a jet stream or southwesterly winds which pushes these southwesterly winds towards the Himalayan region. So in general, in I mean in summer season or in monsoon, these westerly this jet stream remains above Tibetan Peninsula. I'm sorry, peninsula, not peninsula, plateau. So this jet stream remains above Tibetan plateau, but after the winter sets in, this particular jet stream comes down below to the Himalayan level, and this jet streams pushes cold air mass towards the North Indian region. Okay, so what happens is there are two reasons. Okay, so one is the you know that western disturbances play a very big role. These western disturbances originate from the Mediterranean region, and they are also responsible for rainfall in this region. And apart from that, cold air masses brought by these upper level winds. So these upper level winds are basically the jet streams. Because of these jet streams, this movement of cold air masses is brought by these jet streams, and the North Indian region suffers because of that. Okay, so what is the cause of cold wave this year? So you know this, there is a cyclonic circulation, that is a western disturbance which is there upon Pakistan and Jammu and Kashmir. That's why there is snowfall in this region of Kashmir, and the winds which have been generated after this snowfall are causing this cold wave in this entire North Indian region. Okay, so for the next few days, this will remain the this cold wave will remain engulfed. This cold wave will engulf this entire North Indian region. So IMD has issued some guidelines also for people to remain for people to stay safe. So IMD has said that people should avoid alcohol because it reduces your body temperature, and people should consume vitamin C rich fruits and vegetables. They should drink warm fluids. They should not go outside unnecessarily. Okay, so these are the issues, these are the recommendations which have been shared by the IMD. And why they are asking not to have an alcohol? Because may have otherwise heard that people consume alcohol to stay away from cold weather. So that's a very big myth, because what happens is in alcohol use is that it basically hampers your psychological ability to understand your body temperature. Okay, so people who are having a person who has consumed alcohol will fail to see that his body is getting into this hypothermia condition. So what is hypothermia? Hypothermia means your body is not making enough heat and it is losing more heat. So in return it gets cold. Okay, so the ability of a person who has consumed alcohol to perceive this hypothermia gets reduced. In that case, if it goes to extreme level, in that case person dies also. Okay, so you may have heard that people have passed out outdoors very commonly during this extreme cold weather, who have consumed this alcohol. So that is the reason behind this particular phenomena. Okay, so as long as possible, just do not consume alcohol, because it is a misnomer that consuming alcohol relieves you from cold temperature. Okay, so now let us see the next topic, which is WTO panels sugar report against India. So you know that WTO has a proper mechanism in which this dispute settlement body, in which countries can launch complaint against each other, or member states can launch complaint against each other if any of the member state is found to be violating the rules of WTO. So that's what has happened to India also. Australia, Brazil and Guatemala has launched a complaint against India for the support that India provides for its sugarcane and sugar producers, because they are saying that the subsidies that a country can give
with respect to agricultural subsidies, they should not cross the minimum, the de minimis means the maximum level. So the de minimis level of 10% of total value of sugar cane production. So let's say that India produces sugar worth 100 crore rupees. Okay, I'm just giving an example. So India cannot provide subsidies more than 10 crore rupees. Okay, but in the Australia, Brazil, and Guatemalans are saying that India has crossed this threshold, and India is rather providing about 15% of such subsidies. Okay, so that is a violation of WTO's norm, and that's why they have complained against India. And they are also saying that India is also providing export subsidies too, which are prohibited under this WTO arrangement. Okay, and Australia has also accused India that India is not notifying its annual domestic support for sugarcane and sugar after 1995 or to 1996. So after this 1995 to 1996, India has not notified any how much subsidies that it has paid to its sugarcane and sugar producers, and India has stopped sharing its data with the WTO regarding the export subsidies with respect to sugarcane and sugar since 2009 and 10. So that's also a part of the complaint which has been filed by Australia against India in WTO, of course. Okay, so for those who do not know, just read another editorial which we have shared in this file also. So it is also saying that MSPs are also trade distorting, and it is not allowed in WTO. Just read that article and it will open your mind, because I'm assuming that you people do not know about it. So if you do not know about it, read that article. I have simplified that article in a very short format, and in a simplified language. You would be able to understand how these MSP, which is being demanded by farmers, that there should be a law on MSP. If India accepts that, then WTO would crack down on against India, because other countries would start complaining against India, because that is not allowed in WTO regime. No country, no other country does that, and if India does that, there will be a complaint against India. Okay, so anyways, let us see the next topic, which is algo trading. So this SEBI has proposed that all orders which emanate from application programming interface of stockbrokers must be treated as algorithmic trading or algo trading. So application programming interface is basically using computer tools for making orders, or for making for selling the stocks by these stockbrokers. So algo trading is basically using mathematical models or algorithmic models to which basically works at super fast speed, if you compare it with human involvement. So in, you know that in stock market, even a split second speed, even a split second is access is can bring even a split second faster access can bring you huge gains. So in algo trading, the brokers systems are installed with this algo trading, and the brokers do not manually go and trade upon these systems. Rather, the orders get automatically fired on the brokers page or the brokers systems, because this they are using this particular system or this algorithmic system, and this system is taught that once the stock market, or the stock, that particular stock which they are uh, seeking to purchase or sell, once that particular stock reaches a certain level, then the computer system would automatically buy or automatically sell that stock based upon the criteria which has been set already by the broker. Okay, so this is basically removing the human involvement and the time a human would take otherwise. So that's why the algorithmic traders would have faster access to stock prices and stock purchases and selling. That's why they are governed by certain different rules of SEBI, and SEBI is saying that people who are using this application programming interface, that is a special app for trading on the stock market, they should also be treated as algorithmic traders. So these traders who are using these particular specialized apps, they are saying that they are not algorithmic traders, and once they are
put under this category, they will have to have more compliance, and they would have more rules to follow. That's why they are resisting this particular proposal. Okay, so just note that India has already introduced algorithmic trading in 2008, and it is not illegal in India to go for algorithmic trading. Okay, so now let us see the next topic, which is Goa Liberation Day. So Goa Liberation Day is observed on December 19th every year, and PM Modi is going to to attend this occasion this year. And it was the day when Indian Armed Forces freed Goa from 450 years of Portuguese rule in 1961. So you know that after India was India became independent in 1947. Portuguese denied that they would not give up Goa and its other territories. So, after several negotiations and diplomatic efforts, India government under PM Jawaharlal Nehru decided in 1961 that they would go for a military intervention. So, just when we launched this Operation Vijay or Operation Victory in 1961, just within 36 hours, the Portuguese fled from this area, and the last Governor General Manuel Antonio Vasallo de Silva, he signed this certificate of surrender, and they surrendered this territory for India, and Indian troops reclaimed this Goan territory from Portuguese rule. Okay, that's why we celebrate this 19th December as Operation Vijay, or of Goa Liberation Day, and there is a war memorial in Indian naval ship Gomantak, where seven young sailors and personnel who laid their lives during this Operation Vijay are being paid tributes on this occasion. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.